हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लर्नर्स पार्क बायोलॉजी। माय नेम इज नंदिनी और इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे विच इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर है और इसे हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड सेकेंड पार्ट में हम सारे सेल ऑर्गेनेल्स को कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो पहले समझते हैं कि सेल होता क्या है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सेल। सो सेल्स आर द टाइनी ब्लॉक, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिससे पूरा एक ऑर्गेनिज्म बिल्ड होता है, राइट। हम बोलते हैं सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। स्ट्रक्चरल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दीज टाइनी यूनिट्स दे कंबाइन एंड फॉर्म अ होल ऑर्गेनिज्म। छोटे छोटे ब्लॉक्स, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट। इसलिए हम बोलते हैं कि सेल्स आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ basic building blocks that form the fundamental unit of life called cells। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, दे आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स जिनको हम बोलते हैं सेल्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। उसके बाद हम सेल्स को फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं फंडामेंटल यूनिट? बिकॉज हमारी बॉडी में जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, सब सेल के अंदर होते हैं। सेल के अंदर सारे के सारे फंक्शंस हो रहे हैं, राइट। इसीलिए सेल को हम बोलते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कंबाइन करेंगे तो सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, सो सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट ऑल द प्रोसेसेस नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू फंक्शंस। ठीक है, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट सेल कि हम सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं। ठीक है, रिपीट कर देती हूँ। स्ट्रक्चरल क्यों? बिकॉज छोटे छोटे टाइनी ब्लॉक्स, दीज टाइनी ब्लॉक्स दे मेक द होल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और फंक्शनल यूनिट हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज हमारी बॉडी के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन, सारी फंक्शंस कहाँ हो रहे हैं? सेल्स के अंदर हो रहे हैं, इसलिए ये क्या है? फंक्शनल यूनिट भी है। अब सेल्स तो समझ आ गया। सेल्स की डिस्कवरी देखते हैं कि सेल्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी। ठीक है, सो द आइडिया ऑफ सेल्स बिगेन विद द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। अब सेल्स इतने छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, हमें नेकेड आई से नहीं दिखेगा, राइट। सो सेल्स की डिस्कवरी कब हुई? जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया। बिकॉज माइक्रोस्कोप से माइक्रोस्कोपिक टाइनी चीजें देख सकते हैं, राइट। सो सेल्स की डिस्कवरी किसने करी थी? सेल्स की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कहाँ किया था? एक कॉर्क सेल में उन्होंने सेल्स की डिस्कवरी करी थी। फाइन, क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने? जब कॉर्क के स्लाइस को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो वहां पे उन्होंने एक हनीकॉम स्ट्रक्चर देखा। अब ये हनीकॉम स्ट्रक्चर क्या है? ऐसा स्ट्रक्चर होता है एक। आई विल शो यू। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द हनीकॉम स्ट्रक्चर। ये है हनीकॉम स्ट्रक्चर। ऐसे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किए रॉबर्ट हुक ने एंड उन्होंने इन सारे बॉक्सेस को क्या नाम दिया? सेल्स। क्या मतलब हुआ सेल्स का? टाइनी रूम्स। ठीक है, टाइनी रूम्स के बेसिस पे उन्होंने इसका नाम दिया सेल्स। तो सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल्स की डिस्कवरी की। कहाँ की? कॉर्क में की। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। सो 1830s में दो साइंटिस्ट थे, शेल्डन एंड श्वान। उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की, राइट, जहां पे उन्होंने बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, सबसे पहले डिस्कवरी करी रॉबर्ट हुक ने 1665 में, वहां पे उन्होंने सेल्स को डिस्कवर कर लिया। उसके बाद 1830s में शेल्डन एंड श्वान ने प्रपोज किया कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर मेड अप ऑफ सेल्स ओनली। ठीक है, then in 1885 Rudolf Virchow proposed that the cells only come from the division of pre-existing cells or cells arise from the pre-existing cells। अब 1855 में क्या हुआ? रुडोल्फ वर्चो ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रपोज किया कि जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे प्रीवियस सेल से बनते हैं। जैसे सपोज ये एक सेल है, ये डिवाइड करेगा और ये दो सेल्स बनाएगा यहाँ पे, राइट। तो ये जो दो न्यू सेल्स हैं ये कहाँ से बन रहे हैं? प्रीवियस सेल से बन रहे हैं, पहले वाले सेल से बन रहे हैं, राइट। सो ये स्टेटमेंट किसने दी? 1855 में। और यहाँ पे हमें एक सेल थ्योरी मिली। सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहला कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स ओनली। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कुछ भी हो, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स ओनली। उसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या आया कि जितने भी सेल्स हैं वो कैसे बनते हैं? वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं बाय द सेल डिवीजन प्रोसेस। ठीक है, अगर नए सेल्स बन रहे हैं तो वो पुराने सेल से बनेंगे। सो ये 3 पॉइंट्स हैं सेल थ्योरी के। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये 3 पॉइंट्स हैं सेल थ्योरी के। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आपको नोट बनाने में बहुत हेल्प करेगा, सो यू कैन गो थ्रू दिस।
अब सेल की डिस्कवरी के बाद ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना था, राइट? तो यहाँ पे हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इनसाइड देयर बॉडी, ठीक है? किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितने सेल्स प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है, ठीक है? कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है? 2 ग्रुप्स में, पहला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनि का मतलब यूनिट, मतलब 1, ठीक है? कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है उसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल से बने होते हैं, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, सारी ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एक सिंगल सेल के अंदर हो रहा होता है, ठीक है? सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल से बने हैं। दे आर टिपिकली वेरी स्मॉल एंड सिंपल इन स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एक सेल से बने हैं, इजिली आपको नेकेड आई से नहीं दिखेंगे, राइट? सो दैट्स व्हाई दे आर वेरी स्मॉल, दे आर माइक्रोस्कोपिक एक्चुअली, और सिंपल स्ट्रक्चर होता है इनका। और जैसे कि मैंने बताया एक ही सेल है बॉडी में, तो बॉडी के जितने भी फंक्शंस होंगे वो कौन करेगा? सिंगल सेल ही करेगा। दे कैन बी फाउंड इन वाइड वेराइटी ऑफ एनवायरमेंट, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, हर जगह मिलेंगे। एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशंस में आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो सिंपल से एग्जांपल्स हैं क्या क्या? बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, अमीबा। अब अमीबा के बारे में सबने सुना होगा, डायग्राम भी आपने अपनी बुक्स में देखी होगी। सो दीज आर सम ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बहुत सिंपल सा था, सिंगल सेल से बने हैं, सारे के सारे फंक्शंस उनके एक ही सेल के अंदर होंगे, ठीक है? आगे चलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मतलब बहुत सारे, ठीक है? सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। उनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। लाइक अस, वी हैव मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इनसाइड अ बॉडी, राइट? सो वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या होता है? बहुत सारे सेल्स हैं, राइट? एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो बॉडी के अंदर के फंक्शंस भी कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है? तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होता है? कुछ सेल्स ग्रुप बनाते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। लाइक वी आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, राइट? हमारी बॉडी में कितने सारे फंक्शन होते हैं? डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, सर्कुलेशन होता है, राइट? तो हमारी बॉडी के सेल्स ग्रुप बनाते हैं, कुछ सेल्स मिलकर डाइजेशन करते हैं, कुछ सेल्स मिलकर सर्कुलेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ सेल्स मिलकर एक्सक्रीशन का प्रोसेस कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब काम बट गया है, फाइन? इससे क्या होता है? एफिशिएंसी इंक्रीज होती है बॉडी की, फाइन? सो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट टास्क अलाउइंग द ऑर्गेनिज्म टू बी मोर एफिशिएंट। अब यहाँ पे क्या है? काम बट गया है, एक सेल पे लोड नहीं है कि तुम्हें सारे काम करने हैं, राइट? काम बट गया है तो वो ज्यादा अच्छे से होता है, ज्यादा एफिशिएंटली होता है। Multicellular organism have specialized cells that perform different functions, right? These cells work together to form tissue and organ. हमारी बॉडी में कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कि साथ में होके क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम फंक्शन दे फॉर्म टिश्यू। कुछ सेल्स ग्रुप बना लेते हैं जिनका एक सेम फंक्शन होता है, एक कॉमन फंक्शन होता है, और उन्हें हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। देन बहुत सारे टिश्यू ग्रुप बना के क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। तो ये चीज हम आगे आने वाले चैप्टर्स में कवर करेंगे, फिलहाल के लिए आगे चलते हैं। देन कम्स कॉम्पोनेंट ऑफ सेल्स। अब देखो, सेल समझ गए, सेल की डिस्कवरी पढ़ ली, उसके बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे डिवाइड भी कर लिया, क्लासिफाई भी कर लिया। अब बात करते हैं कि सेल के अंदर होता क्या है, ठीक है? बेसिक सेलुलर स्ट्रक्चर सारे ऑर्गेनिज्म का सेम होता है, कहीं कहीं पे ही डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन अगर हम एक बेसिक सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो वो सबका सेम होता है, ठीक है? सेल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स नोन एज सेल ऑर्गेनेलीज। दीज आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल। अब अगर हम सेल ऑर्गेनेलीज की बात करें तो यहाँ पे जो पार्ट्स में डिस्कस करूंगी, दीज आर कॉमन पार्ट्स, और ये सारे के सारे सेल्स में होता है, राइट? क्या है? सबसे पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड इज सेल वॉल, थर्ड इज न्यूक्लियस, फोर्थ इज साइटोप्लाज्म। देन सेल ऑर्गेनेलीज में हम क्या डिस्कस करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, एंड ये यहाँ पे गलत है, सो दिस इज नॉट द पार्ट। तो ये 5 पार्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है? फिलहाल इस वीडियो में हम ये 4 पार्ट्स कवर करेंगे और बाकी के सेल ऑर्गेनेलीज नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। क्या है? दिस इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और सेल को सेपरेट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसको सिंपल करते हैं, ठीक है? क्या है सेल मेम्ब्रेन? एक थिन सी लेयर है, सेल के अंदर प्रेजेंट है, और ये सेल की बाउंड्रीज फॉर्म करती है, सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। जैसे सपोज दिस इज सेल, ठीक है? तो ये जो बाउंड्रीज हैं ये क्या है? दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। सो दिस इज सेल, और ये जो बाउंड्री है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है? परमिएबल का मतलब कि इट इज अलाउइंग ऑल द मॉलिक्यूल्स टू मूव इनसाइड। परमिएबल मतलब अगर मैं बोलूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल है, इसका मतलब ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को अंदर अलाउ करेगी, अंदर जाने का परमिशन दे देगी, राइट। सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव आयंस और मॉलिक्यूल्स को ही परमिट करता है सेल के अंदर मूव करने के लिए, राइट। सेमी परमिएबल का मतलब क्या हुआ, सेलेक्टिव चीजों का ही मूवमेंट होगा सेल के अंदर वाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। I hope it is clear to you। तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाय प्रोवाइडिंग अ बैरियर अगेंस्ट द हार्मफुल सब्सटेंसेस एज इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एज दिस इज अ बाउंड्री ऑफ सेल। तो इसका काम क्या होगा, ये सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है सो दैट कोई भी बाहर का हार्मफुल मॉलिक्यूल या फिर आयंस या फिर कोई भी एंटीजन अंदर सेल में एंटर ना कर सके। ओके, सो सबसे पहला काम क्या हो गया, प्रोटेक्शन का काम हो गया। नेक्स्ट, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, मीनिंग दैट इट अलाउज ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास, राइट। क्या मतलब हुआ, मैंने अभी बताया। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ कुछ ही सब्सटेंसेस का मूवमेंट होगा अंदर सेल के अंदर, ठीक है, जिसके सेल को जरूरत होगी। अब सेल को जो जरूरत नहीं है उसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ओके, अब इस मूवमेंट के बेसिस पे हमें दो प्रोसेसेस यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। पहला है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ये दो टाइप के मूवमेंट हैं जिसके थ्रू सेल्स में आयंस या मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, राइट। तो ये दो मूवमेंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज देयर इन योर बुक। सो सबसे पहले डिफ्यूजन। क्या है डिफ्यूजन? सिंपल है, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं एक हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ। हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया मतलब सपोज ये कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस है और इस एरिया में ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। मान लो ये कोई गैस है, सपोज दिस इज ऑक्सीजन, और इस पर्टिकुलर एरिया में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये ऑक्सीजन का हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया हो गया, ठीक है। अब सपोज दिस इज द एरिया जहां पे ऑक्सीजन बहुत कम है, ठीक है, दिस इज द लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया ऑफ ऑक्सीजन। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है, गैसेस या फिर किसी भी मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होगा वो हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ होगा, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ मूव करेंगे। आई होप मैं आपको ये समझा पाई हूँ। डिफ्यूजन अकर इन गैसेस, जनरली डिफ्यूजन गैसेस में होता है। इन सिंपल टर्म्स, डिफ्यूजन इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स टू स्प्रेड आउट एंड बिकम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ गिवन स्पेस। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। सपोज आप अपनी रूम के एक कॉर्नर में खड़े हो जाते हो और आप वहां पे कोई भी परफ्यूम स्प्रे करते हो, राइट। आफ्टर सम टाइम आप उस परफ्यूम की फ्रेग्रेंस को दूसरे कॉर्नर में भी फील कर सकते हो, राइट। कैसे हुआ? डिफ्यूजन से हुआ। परफ्यूम के पार्टिकल्स स्प्रेड हुए हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ। हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया कौन सा था? जहां पे आपने परफ्यूम को स्प्रे किया है, राइट, और वहां से वो लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ मूव कर गए, मतलब द अदर कॉर्नर्स ऑफ द रूम, राइट। सो दिस इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स टू स्प्रेड आउट। I hope this is clear to you. Diffusion plays a crucial role in the transport of molecules such as oxygen and nutrients across the cell membrane. अब गैसेस की जब मूवमेंट की बात हम कर रहे हैं तो वहाँ पे डिफ्यूजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। और डिफ्यूजन बहुत सारे न्यूट्रिएंट के मूवमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है। सो दिस वॉज डिफ्यूजन। नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? ऑस्मोस का मतलब होता है वाटर, राइट। तो अगर वाटर का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ठीक है। वाटर के मूवमेंट को हम बोल रहे हैं ऑस्मोसिस, लेकिन एक और चीज चाहिए, यहाँ चाहिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। Osmosis is the movement of water molecule from high concentration area to low concentration area in presence of a semi-permeable membrane. ठीक है, मूवमेंट हो रहा है वाटर का, बस बीच में एक मेम्ब्रेन है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। सिंपल। अब ऑस्मोसिस में हमें 3 केसेस पढ़ने हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या 3 केसेस पढ़ेंगे? हम एक लिविंग सेल को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में रखेंगे एंड तब हम देखेंगे उस पर क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो कौन से 3 टाइप के सॉल्यूशन है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होते हैं ये मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगी,
तो सबसे पहला सॉल्यूशन हमारे पास जो है वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा और वाटर का अमाउंट कम होता है। सॉल्यूट मतलब जो भी डिजॉल्व सब्सटेंसेस हैं, अगर आप वाटर में शुगर को ऐड कर रहे हो तो शुगर विल बी द सॉल्यूट। जो भी कम अमाउंट में होगा और डिजॉल्व होगा उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट। और जिस चीज़ में कोई भी सब्सटेंस डिजॉल्व हो रही है उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट मतलब कम अमाउंट में है, वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सो व्हेन अ लिविंग सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इट मीन्स दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल इज लोअर देन इनसाइड द सेल, ठीक है। जैसे सपोज ये एक कंटेनर है और इसमें एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ पे क्या है, हाइपरटोनिक मतलब सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है और पानी बहुत कम है, वाटर का अमाउंट बहुत कम है, फाइन। तो यहाँ पे अगर आप एक लिविंग सेल को डालते हो तो क्या होगा, ठीक है। पानी का अमाउंट कहाँ कम है, बाहर सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है, वाटर का अमाउंट कम है। अब सेल के अंदर तो वाटर है, राइट, सेल के अंदर वाटर की कमी नहीं है। सो ड्यू टू ऑस्मोसिस, एज ऑस्मोसिस इज अ नेचुरल टेंडेंसी, ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होगा, सेल का पानी, सेल के अंदर का वाटर बाहर सॉल्यूशन में मूव करने लग जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ओवर हियर। सो ये एक डायग्राम आप देख सकते हो, दिस इज अ सेल, लिविंग सेल है यहाँ पे ये, और आप देख रहे हो कि वाटर का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, आउटसाइड दिस सेल, मतलब सॉल्यूशन में हो रहा है। क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, और सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, हाइयर concentration of water. So due to osmosis, water molecules will move from high concentration area to low concentration area. सिंपल। सो यहाँ पे क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगा, सेल का सारा पानी बाहर आ जाएगा, सिकुड़ जाएगा सेल, राइट। तो यहाँ पे सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। एज अ रिजल्ट वाटर मॉलिक्यूल विल मूव आउट ऑफ द सेल इन एन अटेम्प्ट टू बैलेंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर ऑन बोथ द साइड्स। सी इक्विलिब्रियम मेंटेन करना ना नेचर का रूल है। अब यहाँ पे ये मूवमेंट क्यों हो रहा है, मैंने बोला नेचुरल टेंडेंसी है। नेचुरल टेंडेंसी क्यों है, बिकॉज यहाँ पे एक स्टेट ऑफ बैलेंस क्रिएट करना है। अगर बाहर पानी कम है तो थोड़ा सा अंदर से छोड़ दो, सो दैट वाटर का अमाउंट दोनों साइड पे बराबर हो जाए, इक्विलिब्रियम आ जाए, एक स्टेट ऑफ बैलेंस आ जाए, राइट। इसलिए यहाँ पे वाटर का मूवमेंट हो रहा है, फाइन। अब क्या होगा, इसकी वजह से सारा का सारा वाटर जो है वो सेल का बाहर आ जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगा एंड अपनी शेप को लूज कर देगा। सेल श्रिंक हो गया ना, उसकी जो शेप थी पहले वाली वो वैसी नहीं रही, ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन विल पुल अवे फ्रॉम द सेल वॉल इन प्लांट सेल लीडिंग टू अ कंडीशन कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। अब अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो वहां पे एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट होती है, सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल में नहीं होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो। अब प्लांट सेल में क्या होता है, वहां पे प्लाज्मोलिसिस टाइप की कंडीशन आ जाती है। मतलब सपोज दिस इज अ सेल वॉल, इसके अंदर यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस प्रेजेंट है, राइट। हमने इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला तो ये क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल को छोड़ के यहाँ पे श्रिंक होने लग जाएगा, अंदर एक ये इस टाइप की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सारा का सारा मटेरियल सेंटर में अक्यूमुलेट हो जाएगा, इसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस कंडीशन, एकदम श्रिंक होके बीच में आ जाएगा, ओके। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब वाटर का अमाउंट ज्यादा है, कहाँ, सॉल्यूशन में, ठीक है। व्हेन अ लिविंग सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अगर किसी लिविंग सेल को आप एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दोगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे सेल बर्स्ट होने लग जाएगा, ठीक है, सेल के अंदर पानी जाने लग जाएगा। आई विल एक्सप्लेन कैसे होगा ये। सपोज ये एक हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कहाँ ज्यादा है, सॉल्यूशन में ज्यादा है, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन एरिया है ये, राइट। और हमने इसमें एक लिविंग सेल डाला, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हुआ, सॉल्यूशन के कंपैरिजन में सेल में वाटर कम है, सो दिस इज द लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया, ठीक है, एक लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया हो गया। अब क्या होगा, वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, मतलब सॉल्यूशन से लिविंग सेल की तरफ। तो यहाँ पे जैसे इस डायग्राम में भी आप देख रहे हो कि सॉल्यूशन से वाटर का मूवमेंट हो रहा है कहाँ, सेल के अंदर,
ठीक है। सपोज कोई बलून है, उसमें आप पानी डालते जाओगे तो क्या होगा, एक टाइम के बाद वो बर्स्ट हो जाएगा, राइट। तो वैसे यहाँ पे होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर आप किसी सेल को डालोगे तो वो बर्स्ट हो सकता है, राइट। प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता बिकॉज वहाँ पे एक एडिशनल लेयर है सपोर्ट के लिए, सेल वॉल, जो कि थोड़ी सी टफ होती है। एनिमल सेल में तो सेल वॉल नहीं है, तो वहाँ पे सेल के बर्स्ट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन अ लिविंग सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इट मींस दैट द concentration of water outside the cell is higher than inside the cell. As a result, water will move inside the cell in an attempt to balance the concentration of water on both the sides, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, the cell will begin to expand and swell हो जाएगा सेल, पानी भर रहा है, सेल के अंदर जा रहा है, तो उस वजह से क्या होगा, सेल swell हो जाता है, expand हो जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, एकदम स्टिफ हो जाएगा। अब एक बलून में आप पानी डालते रहो, एक टाइम के बाद वो थोड़ा टफ हो जाता है ना, हार्ड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं टर्जिड, ठीक है। द इनफ्लक्स ऑफ वाटर इनटू द सेल कैन कॉज द सेल टू बर्स्ट और लीज। जैसे मैंने पहले बताया कि अब अगर उसमें वाटर जाता रहेगा, वाटर का मूवमेंट होता रहेगा, इनफ्लक्स ऑफ वाटर मतलब इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ये लिखा है ना यहाँ पे इनफ्लक्स, इसका मतलब होता है इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। अगर इनफ्लक्स होता रहेगा तो क्या होगा, सेल विल बर्स्ट। उसके बाद आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब क्या होता है, सिमिलर और आइडेंटिकल, सेम चीज, ठीक है। तो यहाँ अगर हम किसी लिविंग सेल को एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, क्या मतलब हुआ कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें वाटर का जो कंटेंट है वो एक लिविंग सेल के कंटेंट के बराबर है, लिविंग सेल के वाटर के कंटेंट के बराबर है। मतलब जितना पानी लिविंग सेल के अंदर है उतना ही पानी सॉल्यूशन में भी है। तो वहाँ पे क्या होगा, कोई कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस ही नहीं है, कोई लो कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया नहीं है, तो वहाँ पे देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, कोई भी वाटर का मूवमेंट नहीं होगा, सेल एज इट इज उस सॉल्यूशन में रहेगा, ठीक है। व्हेन अ लिविंग सेल इज प्लेस्ड इन अ आइसोटोनिक solution, it means the concentration of water outside the cell and inside the cell is equal, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, there will be no net movement of water, कोई मूवमेंट नहीं रहेगा, सेल अपना शेप और साइज मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। सो ये 3 केसेस हमें पढ़ने थे ऑस्मोसिस में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ लिया क्या होता है, उसके फंक्शंस देख लिए, अब थोड़ा बहुत उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना किस चीज से है, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे रिपीट किए हैं, नोट्स बनाने में आपको हेल्प होगी। सो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सीधा इस पॉइंट पे आते हैं हम। द लिपिड बाइलेयर इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अगर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। किससे बना है, लिपिड से बना है, प्रोटीन से बना है। मेजर कंपोनेंट क्या है, लिपिड्स हैं, लिपिड का बाइलेयर प्रेजेंट है, उसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि लिपिड होता क्या है। लिपिड का बाइलेयर तो है मैम, बट लिपिड है क्या। सो लिपिड्स आर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लिपिड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। आप उनको पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे तो भी डिसॉल्व नहीं होंगे। अब एग्जांपल्स ऑफ लिपिड्स की बात करें तो क्या एग्जांपल हैं, वेरी कॉमन, वेजिटेबल ऑयल, बटर, घी, कोलेस्ट्रॉल, ये सब क्या है, लिपिड्स के एग्जांपल है। बटर या फिर ऑयल वाटर में डिसॉल्व नहीं होता ना, सो दैट इज लिपिड्स ओनली, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर लिपिड्स हैव 2 टाइप्स, ठीक है। अब लिपिड की अगर हम बात करें स्ट्रक्चर के बेसिस पे, लिपिड्स के 2 टाइप होते हैं, ठीक है। एक होता है हाइड्रोफोबिक लिपिड और एक होता है हाइड्रोफिलिक लिपिड, ठीक है। हाइड्रोफोबिक, फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, ठीक है, किसी भी चीज का डर, उसे हम बोलते हैं फोबिया। तो हाइड्रोफोबिक लिपिड जो होते हैं वो वाटर से थोड़ा दूर भागते हैं, ठीक है। हाइड्रोफोबिक लिपिड जो होते हैं वो थोड़ा वाटर से दूर रहते हैं, थोड़ा दूर भागते हैं, ओके। एंड हाइड्रोफिलिक लिपिड जो होते हैं दे आर वाटर लवर, ठीक है, वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। Fine. Some lipids have both these types in one structure and these lipids form the plasma membrane. अब देखो मैंने बोला कि 2 टाइप के लिपिड्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। अब कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जिनमें ये दोनों टाइप साथ में प्रेजेंट होता है और वही लिपिड्स क्या बनाते हैं, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाते हैं। और इन टाइप्स के लिपिड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फीफैटिक लिपिड्स, ठीक है। एम्फीफैटिक लिपिड्स क्या करते हैं, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फॉर्म करते हैं। सो कुछ इस टाइप के लिपिड्स होते हैं वो जिनका एक एंड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और दूसरा एंड क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। एक मिस्टेक है यहाँ पे, दिस विल बी हाइड्रोफोबिक, ठीक है। सो एक एंड हाइड्रोफिलिक होता है, अपर एंड हाइड्रोफिलिक होगा और लोअर एंड जो कि टेल है दैट विल बी हाइड्रोफोबिक, ठीक है।
अब देखो ये होता है बाइलेयर स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एम्फीफैटिक लिपिड्स अरेंज होते हैं। हाइड्रोफिलिक एंड बाहर की तरफ होता है, हाइड्रोफोबिक एंड अंदर की तरफ होता है, ठीक है। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स ऑफ लिपिड्स मॉलिक्यूल अरेंज टेल टू टेल अरेंज होते हैं। देखो एक लिपिड लेयर ये वाली है, दूसरी लिपिड लेयर ये वाली है और टेल टू टेल अरेंज है। दोनों के टेल पोर्शन क्या है, अंदर की तरफ है, ठीक है। और हाइड्रोफिलिक एंड्स कहाँ है, बाहर की तरफ है, ओके। और ये क्या कर रहे हैं, ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक बाउंड्री बना रहे हैं जो कि सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है, राइट। अब इस बाइलेयर स्ट्रक्चर में कहीं कहीं पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स एम्बेडेड होते हैं, जैसे एक ये स्ट्रक्चर है, दिस इज प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर किन से बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, राइट। इनका काम क्या होता है, दे एक्चुअली एक्ट एज अ डोर, ये एक डोर की तरह काम करते हैं, ठीक है। सो सपोज आप अपने घर में एंटर करते हो तो आप किसी डोर से एंटर करोगे ना, आप दीवारों से तो एंटर करते नहीं हो, लाइक दैट। ये यहाँ पे वॉल्स हैं और वॉल्स के बीच बीच में कहीं कहीं पे डोर्स हैं। दे एक्ट एज अ चैनल, ये एक चैनल की तरह काम करते हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर आयंस और मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन ये कुछ आयंस का मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, कुछ आयंस को बोलेगा कि चलो आप यहाँ से मूव कर जाओ, ठीक है। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना है, लिपिड्स और प्रोटीन से बना है। सबसे ज्यादा क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं। कैसे प्रेजेंट है, बाइलेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है और उनके बीच में कहीं कहीं पे छोटे छोटे प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि एक चैनल और एक डोर की तरह एक्ट करते हैं, कुछ पर्टिकुलर आयंस का मूवमेंट अलाउ करते हैं। सो विद दिस यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गया। इसको एक बार समराइज कर लेते हैं, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो भी पढ़ा उसको एक बार समराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ फिजिकल बैरियर बिटवीन द सेल एंड इट्स एनवायरनमेंट व्हिच हेल्प्स टू मेंटेन द इंटेग्रिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द सेल। मतलब एक फिजिकल बैरियर बना रहा है वहां पे जो कि सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट कर देता है, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। व्हाट डज दिस मीन, दैट इट मीन्स इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। जिन मॉलिक्यूल्स की जरूरत है सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर एंटर करने के लिए, बिकॉज इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, राइट, सेमी परमिएबल, ठीक है। सो दिस इज वन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक नया फंक्शन हम यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का देखेंगे विच इज एंडोसाइटोसिस। क्या होता है एंडोसाइटोसिस? अब एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं लाइक अमीबा, दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, ठीक है। कैसे होगा, सपोज दिस इज अमीबा ओवर हियर, ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है और अमीबा को यहाँ पे एक फूड पार्टिकल दिखा, तो अमीबा क्या करेगा, ये इसके टूवर्ड्स मूव करेगा एंड कुछ फोल्ड्स, अपनी बॉडी के फोल्ड्स बनाएगा, ठीक है। फोल्ड्स के थ्रू ये इस फूड को एनगल्फ कर लेगा, ठीक है। सो एंडोसाइटोसिस क्या होता है, दिस इज अ सेलुलर प्रोसेस बाय विच द सेल मेम्ब्रेन फोल्ड्स इनवर्ड्स, अंदर की तरफ फोल्ड करेगा एंड एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, एक वेक्यूल फॉर्म कर देता है, राइट, जिसकी वजह से फूड पार्टिकल बॉडी के अंदर आ जाता है, ठीक है। सो एंडोसाइटोसिस से क्या हो रहा है, सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर एक इनवर्ड फोल्ड बनाते हैं जिससे दे एनगल्फ देयर फूड, ठीक है। तो एक न्यूट्रिशन में हेल्प कर रहा है यहाँ पे एंडोसाइटोसिस। अलॉन्ग विद न्यूट्रिशन वेस्ट को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। वैसे इनवर्ड फोल्ड्स एंड आउटवर्ड फोल्ड्स से यहाँ पे वेस्ट का रिमूवल हो जाता है इन सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। Then comes the next topic और next cellular structure which is cell wall। अब cell wall क्या है ये समझते हैं, ठीक है। cell wall सब में तो होता नहीं है, ठीक है। This is only present in plant cell, bacterial cell, fungi और कुछ protists में होता है, ठीक है। animal cell में नहीं होगा ये। So cell wall is a rigid protective layer that surrounds the cell membrane of plant cell, bacteria, fungi and some protist। क्या है सेल वॉल, एक एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर है। सपोज ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसमें एक एडिशनल लेयर आ जाएगा प्रोटेक्शन का जो कि सेल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। डिफरेंस क्या है सेल मेम्ब्रेन से सेल वॉल का, कि ये थोड़ा टफ होता है, थोड़ा रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो सेल वॉल प्रोवाइड्स द सेल विद रिजिडिटी एंड सपोर्ट हेल्पिंग इट मेंटेन इट्स शेप एंड रेजिस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस। अब सेल वॉल क्या कर रहा है, एक रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, थोड़ा सा टफनेस वहां पे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से सेल अपने शेप को मेंटेन करने में सक्सेसफुल होता है, सेल अपने शेप को मेंटेन कर सकता है एंड कोई भी अगर मैकेनिकल स्ट्रेस उस पर लग रहा है, कोई भी वहां पे प्रेशर लग रहा है तो उसको भी वो बियर कर सकता है, राइट। जनरली प्लांट सेल्स में सेल वॉल होता है, प्लांट का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा थोड़ा टफ होता है, राइट, और वो प्लांट्स की टफनेस और मेंटेन शेप कहां से आती है, सेल वॉल से आती है। द वॉल इज फ्रीली परमिएबल टू मोस्ट मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे एक और डिफरेंस हमें मिला
कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है। सेल मेम्ब्रेन तो सेमी परमिएबल था, कुछ ही मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कर रहा था, बट सेल वॉल यहाँ पे क्या कर रहा है, सबको मूवमेंट के लिए अलाउ कर रहा है। यहाँ पे कोई भी परमिएबिलिटी का इशू नहीं है। सेल वॉल इज परमिएबल टू ऑल द मॉलिक्यूल्स, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल। किससे बना है सेल वॉल? सेल वॉल बना है सेल्यूलोज से। ऑल्दो ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है, बट अगर हम इन जनरल प्लांट्स की बात करें तो सेल वॉल किससे बना है? सेल्यूलोज से बना है। ठीक है, अब सेल वॉल का एक और फंक्शन है, अगर हम लिविंग सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है और सॉल्यूट कम होता है, राइट, मतलब सॉल्यूशन में वाटर ज़्यादा होगा और लिविंग सेल के अंदर वाटर कम होगा, तो उस कंडीशन में वाटर का मूवमेंट होगा कहाँ से कहाँ? सॉल्यूशन से इनसाइड द सेल। ठीक है, जो कि सेल को बर्स्ट कर सकता है, सेल फट सकता है वहां पे, राइट। बट अगर वहां पे सेल वॉल होगा तो सेल वॉल क्या करेगा? सेल को बर्स्ट नहीं होने देगा, राइट, बिकॉज ये एक टफ लेयर है, एक रिजिड लेयर है, तो ये क्या करेगा? सेल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, बट वहां पे बर्स्ट नहीं होने देगा। ठीक है, अब एक यहाँ पे बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं हम सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन सारे के सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, लेकिन अगर हम सेल वॉल की बात करें तो इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, राइट, दिस इज द मेन डिफरेंस। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, कुछ ही मॉलिक्यूल का मूवमेंट अलाउ करता है, बट अगर हम सेल वॉल की बात करें सो इट इज फुल्ली परमिएबल, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अलाउड है यहाँ पे। नेक्स्ट थर्ड डिफरेंस है यहाँ पे, मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट प्रोटोप्लाज्म। मतलब यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है कि सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करना है वहाँ पे। ठीक है, और सेल वॉल का मेन काम क्या है? टू प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। सेल वॉल का काम है सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और सेल के एक डेफिनेट शेप को मेंटेन करके रखना। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज अलाइव एंड इट इज एक्टिव मेटाबॉलिकली। ठीक है, अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये एक लिविंग स्ट्रक्चर है, बट ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट सेल वॉल इट इज नॉट लिविंग स्ट्रक्चर, ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है और इनएक्टिव है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन एक्टिव है, सेल वॉल इनएक्टिव है। फिफ्थ पॉइंट है सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें, सेल मेम्ब्रेन किससे बना है? लिपिड से बना है, प्रोटीन से बना है, कार्बोहाइड्रेट से बना है। और सेल वॉल किससे बना है? इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, काइटिन एंड सेल्यूलोज। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन मतलब बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो इस कंपाउंड पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। फंजाई में इट इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड प्लांट्स में इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सो ये 5 डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स थे। दिस विल रियली हेल्प यू अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है डिफरेंस ऑन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, सो यू कैन मेक नोट्स आउट ऑफ इट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है हमारा वो है न्यूक्लियस। सेल का जो एक सेंट्रल रोल प्ले करता है दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है, बॉस है हमारे सेल का न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस इज अ लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर दैट इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेल्प। सो न्यूक्लियस क्या है? दिस इज द मेन स्ट्रक्चर, एक क्रूशियल, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सेल का। ठीक है, विच इज प्रोटेक्टेड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन विच इज न्यूक्लियर एनवेल्प। ये है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज न्यूक्लियस एंड इसके अराउंड एक डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मतलब 2 लेयर प्रेजेंट है मेम्ब्रेन्स की, 2 प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेल्प। ठीक है, द न्यूक्लियस इज अ क्रूशियल ऑर्गेनेली दैट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द रेगुलेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है वो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, बट राइट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइड द सेल। अब न्यूक्लियस के बेसिस पे, टाइप ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पे यहाँ पे हमने सेल्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। कौन से 2 टाइप्स हैं वो? प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, इसको इंडिविजुअली देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। सो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब सबसे पहले। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू लाइफ फॉर्म्स हैं। ठीक है, मतलब इनको जब अर्थ बना था तो वहां पे जो कुछ फ्यू लाइफ फॉर्म्स बनी थी वो प्रोकैरियोटिक टाइप की थी। ठीक है, सो प्रिमिटिव सेल्स आते हैं इसमें। कैरियो का मतलब, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, सो प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, राइट। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉल simple cells and they lack nucleus and other membrane bound organelles। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? सबसे पहले तो बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सिंपल सेल्स होते हैं एंड दे डोंट हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, क्या क्या फीचर्स हो गए यहाँ पे? सबसे पहले दे आर माइक्रोस्कोपिक, दे आर वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर एंड दे डोंट हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस, दे डोंट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, देन उसके बाद
The genetic material in prokaryotic cell is located in a region of cytoplasm called the nucleoid. ठीक है, सपोज ये एक सेल है विच इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, ये एक सेल है हमारे पास, प्रोकैरियोटिक सेल है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल मतलब जीन्स, जीन्स मतलब डीएनए, राइट, सो उसे हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जेनेटिक मटेरियल एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, राइट, उनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, एक किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे जेनेटिक मटेरियल कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट न्यूक्लियोइड, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इट इज रिटन ओवर हियर ऑल्सो, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। द रीजन वेयर द जेनेटिक मटेरियल इज कॉन्सेंट्रेटेड, जहां पे जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। द रीजन इज नॉट सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन एंड इट इज नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है, रीजन जो है, जो पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल पड़ा है, उसके अराउंड कोई भी बाउंड्री, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, राइट, और उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है, प्रोकैरियोटिक सेल लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी apparatus। ये कुछ यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ईआर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी apparatus हो गया। प्रोकैरियोटिक सेल में ये सेल ऑर्गेनेलीज नहीं प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो क्या क्या फीचर्स हो गए प्रोकैरियोटिक सेल के, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दे आर माइक्रोस्कोपिक, द सेलुलर स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल एंड दे डोंट हैव अ न्यूक्लियस, राइट, दे हैव अ रीजन इनसाइड द बॉडी, एक पर्टिकुलर रीजन होता है जहां पे द जेनेटिक मटेरियल इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड इट इज नॉट बाउंड बाय अ मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, जेनेटिक मटेरियल एज इट इज सेल के अंदर पड़ा हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड है एक पर्टिकुलर एरिया पे, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। और सेल के अंदर कोई भी पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेली भी नहीं है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं है, अगर बाय चांस है भी, अगर कोई सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट भी है तो वो मेम्ब्रेन मतलब उसमें बाउंड्रीज नहीं होंगी, मेम्ब्रेन नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड इसका कॉमन एग्जांपल है बैक्टीरिया, सारे के सारे बैक्टीरिया दे कम अंडर प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू यूकैरियोटिक सेल। यू का मतलब देखो यहाँ पे लिखा है ना, यू का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है, मतलब एक प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर, मोर कॉम्प्लेक्स एंड हैव अ न्यूक्लियस एंड वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। यूकैरियोटिक सेल्स अगर हम उसको प्रोकैरियोटिक सेल्स से कंपेयर करें तो वो थोड़े साइज में बड़े होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, राइट, थोड़ा सा उनका जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, एंड अलॉन्ग विद दैट उनमें क्या होता है, दे हैव अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस, दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। उनकी सेल, यूकैरियोटिक सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियर रीजन प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर रीजन प्रेजेंट है, एंड ऑल्सो वहाँ पे सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, एंड सबका अपना अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। Now let's talk about the structural part of nucleus. न्यूक्लियस के कौन कौन से पार्ट हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है वो देख लेते हैं। सो सबसे पहला और सबसे बाहर का पार्ट विच इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सबसे आउटरमोस्ट लेयर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देन कम्स न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। इन पोर्स का फंक्शन जो है वो हम आगे देखते हैं। देन कम्स न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके बाद है न्यूक्लियोलस एंड उसके बाद है क्रोमैटिन। सो वन बाय वन हम इनके फंक्शंस भी देख लेते हैं। सबसे पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या काम है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो वो क्या करेगा, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर के जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करेगा। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज न्यूक्लियर एनवेल्प इज अ डबल लेयर मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल एज दिस इज ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। हमने अभी पढ़ा ना कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एक डबल लेयर है विच इज प्रेजेंट इन ओनली यूकैरियोटिक सेल, और इसका काम क्या है, हमारे सेल के जेनेटिक मटेरियल को सेपरेट करना, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम है किसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज न्यूक्लियर पोर। अब इसका क्या काम है, न्यूक्लियर पोर का क्या काम है। न्यूक्लियर पोर्स आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन रेगुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। I'll show you the diagram. So ये देखो यहाँ पे दिस इज द डायग्राम, और ये छोटे छोटे पोर्स जो हैं यहाँ पे ये क्या है, दीज आर न्यूक्लियर पोर्स। अब ये क्या करते हैं, दीज रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। अगर न्यूक्लियस के अंदर से कोई चीज बाहर साइटोप्लाज्म में आ रही है तो वो किसके थ्रू आएगी, न्यूक्लियर पोर के थ्रू आएगी, ठीक है। और अगर साइटोप्लाज्म से कोई चीज न्यूक्लियस के अंदर जा रही है तो वो किसके थ्रू जाएगी, न्यूक्लियर पोर के थ्रू जाएगी। सो ये काम होता है न्यूक्लियर पोर्स का।
नेक्स्ट पार्ट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब इनर मैट्रिक्स, इनर स्पेस ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ये क्या है, इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा स्ट्रक्चर है, सेमी फ्लूइड, एक फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर है, वाटरी स्ट्रक्चर है, जेल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इसका काम क्या है, ये ट्रांसपोर्ट में न्यूक्लियस के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर हो रहा है या न्यूक्लियस से बाहर मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसफर हो रहा है उसको सपोर्ट करता है ये, ठीक है, ये काम हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म का। देन कम्स न्यूक्लियोलस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोलस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब क्या है ये वो देख लेते हैं। सो न्यूक्लियोलस इज अ डिस्टिंक्ट रीजन विद इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये जो न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट है डिस्टिंक्ट और हार्ड स्ट्रक्चर, दिस इज न्यूक्लियोलस, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। अब इसका फंक्शन क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड असेंबली ऑफ राइबोसोम। न्यूक्लियोलस हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम को प्रोड्यूस करने का काम किसका होता है, न्यूक्लियोलस का होता है। अब न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस में एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, फाइन। इसका काम क्या है, राइबोसोम के प्रोडक्शन में हेल्प करना। Then comes chromatin. This is also very important. Chromatin क्या है, suppose this one is nucleus और nucleus के अंदर जो thread like structure present होते हैं इनको हम बोलते हैं chromatin। ये क्या है, दिस इज क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है, दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कैरीज आर जेनेटिक मटीरियल। ये जो क्रोमैटिन है दिस इज मेड अप ऑफ जेनेटिक मटीरियल और डीएनए। ये बेसिकली हमारा डीएनए होता है, राइट। जब सेल एक नॉर्मल स्टेज में होता है, मतलब एक रेस्टिंग स्टेज में होता है, जब सेल बिल्कुल भी डिवाइड करने वाला नहीं होता है, उस टाइम पे हमारा जेनेटिक मटीरियल या डीएनए एक थ्रेड की फॉर्म में दिखता है, एक हाईली कॉइल्ड थ्रेड की फॉर्म में दिखता है, जिसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन, ठीक है। जैसे ये सेल अब डिवाइड करने वाला होगा, ये पूरा क्रोमैटिन मटीरियल कंडेंस हो जाता है, जुड़ जाता है और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। दिस वन ओवर हियर इज क्रोमोसोम। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ही क्रोमोसोम बोलते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर है तो हम इसे क्रोमैटिन कहेंगे, फाइन। क्रोमोसोम कैन ओनली बी सीन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होगा तभी आपको क्रोमोसोम दिखेंगे। तो ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। सब समझ लिया, स्ट्रक्चर भी देख लिया न्यूक्लियस का, हमने पार्ट्स भी देख लिया न्यूक्लियस के, बट न्यूक्लियस का काम क्या है, न्यूक्लियस का काम है स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब डीएनए, डीएनए है ना हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए इज द मैप ऑफ अ बॉडी। हमारी बॉडी में कहाँ पे क्या होगा सब कुछ हमारे डीएनए के अंदर होता है। हमारी आईज कैसे होंगे, हमारे हेयर कलर कैसा होगा, हेयर टाइप कैसा होगा, ऑल द इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इनसाइड डीएनए, ठीक है। और डीएनए को स्टोर करके रखने का और प्रोटेक्ट करने का काम होता है न्यूक्लियस का, ठीक है। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन में भी न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए डीएनए। डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसलिए रिप्रोडक्शन में भी ये बहुत हेल्प करता है। अलॉन्ग विद दैट इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम कौन प्रोड्यूस कर रहा है, न्यूक्लियोलस प्रोड्यूस कर रहा है। न्यूक्लियोलस कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर। सो न्यूक्लियस का काम क्या हो गया, राइबोसोम का सिंथेसिस में हेल्प करना, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस कंप्लीट हो गया। देन इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है साइटोप्लाज्म। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको हम कवर कर लेते हैं। सो साइटोप्लाज्म इज अ जेल लाइक स्ट्रक्चर जो कि हमारे सेल के स्पेस को फिल करता है, सेल के अंदर प्रेजेंट है। ये रहा हमारा सेल और ये जो ब्लू ब्लू स्ट्रक्चर आप देख रहे हो पूरा, दिस वन ओवर हियर इज साइटोप्लाज्म। एक जेल लाइक सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, राइट। दोनों में प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है। किससे बना है, ये बना है वाटर से, सबसे ज्यादा तो इसमें वाटर होता है, कुछ आयंस भी प्रेजेंट होते हैं इसमें और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें, ठीक है। सो कंपोजिशन की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वाटर होगा, बिकॉज दिस इज अ सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस ना, तो यहाँ पे वाटर ज्यादा होगा। अलॉन्ग विद दैट कुछ आयंस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, फाइन। उसके बाद अब अगर हम साइटोप्लाज्म के फंक्शन की बात करें, क्या फंक्शन है, तीन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है साइटोप्लाज्म के। सबसे पहला साइट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म। क्या मतलब हुआ इसका कि जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारे सेल के अंदर हो रही हैं वो कहाँ होंगी, हमारे साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं जो आपकी बॉडी में हो रही हैं, राइट। और ये कहाँ पे होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है, राइट। सो दैट्स व्हाई साइटोप्लाज्म इज द साइट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ओके। देन कम्स सेलुलर ट्रांसपोर्ट। अब सेल के बीच में जो भी आदान प्रदान हो रहा है, जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स या फिर सब्सटेंसेस का, वो किसके थ्रू होगा,
साइटोप्लाज्म के थ्रू होगा, ठीक है। देन कम्स सेलुलर सपोर्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, सेलुलर सपोर्ट मतलब ये एक सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, राइट। द साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स अ स्कैफोल्ड फॉर सेलुलर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेलीज टू बी सपोर्टेड। जितने भी ऑर्गेनेलीज या फिर न्यूक्लियस सेल के अंदर प्रेजेंट है, दे आर सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म। कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है ना, तो वो एक स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज के लिए, राइट। ऑल्सो इसके साथ साथ साइटोप्लाज्म हमारे सेल के शेप को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड विद दिस वी रीच द एंड ऑफ आवर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब टू लर्नर स्पार्क बायोलॉजी और वीडियो को भी लाइक करना। थैंक यू सो मच।